हेलो एवरीवन। तो जीके बूस्टर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को। हमने अशोका तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, तो उससे आगे हम कवर यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा करंट अफेयर्स हम अक्टूबर के यहाँ पे कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नवंबर करंट अफेयर्स को करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक जीके के 2 या 3 टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके में यह है कि आप 2 या 3 टॉपिक को एक वीडियो में कवर कर सकते हो थोड़ा टाइम देके। ठीक है, तो तीनों ही सेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं। एक तो टॉपिक वाइज जीके आपका हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और साथ में आपका स्टैटिक जीके हो गया। तो जीके बूस्टर सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी एग्जाम के लिए, एनवीएसआई वाला एग्जाम हो, ईएसआईसी का एग्जाम हो, डीटीपीएससी एग्जाम के लिए। काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसका फॉर्म निकला नहीं निकला, तो इसका मार्च में इन्होंने फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना, और मई में इनका एग्जाम डेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो एसएससी के सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट ही रहता है जीके सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है जीके बूस्टर सीरीज। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सुंगवन सांस की वीडियो में। और इतने दिन वीडियो नहीं है, उसका रीज़न ये है कि हेल्थ का प्रॉब्लम था, तो अब ठीक है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अब ये है कि वीडियो में बना के प्रीमियर कर दूंगा वीडियो को, ताकि जिस दिन नहीं आ पाता है तो उस दिन प्रीमियर में ये होता है कि आपका वीडियो अपलोड हो जाता है और आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सही रहेगा, और ताकि जीके को हम जल्दी कवर करें और जीके जो है डेली बेसिस पे हो। इसके अलावा भी आपका रीजनिंग वाले सेक्शन को भी स्टार्ट करूँगा मैं। हेल्थ थोड़ा ठीक हो गया तो पेड में भी मेरे को काफ़ी वीडियोज़ बनानी है। ठीक है, तो और इसके अलावा आपका यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो बनानी है। ठीक, तो सुंगवंश की बात करते हैं यहाँ पे। सुंगवंश को ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं इसे। ठीक है, सुंगवंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र सुंग थे। और कौन सी जाति, किस जाति के ये थे? तो ब्राह्मण जाति के ये थे। राजधानी की अगर बात करें तो उन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पुष्यमित्र सुंग थे उन्होंने पराजित किया था किसे? मिनेंडर को। मिनेंडर इंडो यूनानी शासक था। और अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो पुष्यमित्र सिंह ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, और गुरु थे पतंजलि। और इन्होंने एक स्तूप था जिसका निर्माण किया था, स्तूप का नाम अगर बोलेंगे तो भरत स्तूप का निर्माण भी। अंतिम शासक की बात करें, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे आता नहीं है, तो अंतिम शासक यहाँ पे देवभूति हैं। और देवभूति की हत्या की थी 73 ईसा पूर्व में। किसने? वासुदेव ने। और एक अपना नया वंश स्थापित किया था, कौन सा? कर्णवंश। तो कर्णवंश के संस्थापक वासुदेव हो जाएंगे। और अंतिम शासक, क्योंकि कर्णवंश के बारे में ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, तो अंतिम शासक हम यहाँ पे करेंगे। तो अंतिम शासक है शिशुरमा। सुशर्मा। ठीक है, और सुशर्मा की हत्या की थी, सुशर्मा की हत्या की थी 60 ईसा पूर्व में। किसने? सिमुक ने। और सिमुक ने हत्या की थी तो एक नया वंश की उसने स्थापना की, और जिसका नाम है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे सातवाहन वंश से बनते हैं। संस्थापक को बोलेंगे तो सिमुक हो जाएगा। और राजधानी क्या बनाई है? प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में, आप कह सकते हो। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक की बात करेंगे तो कौन कौन आता है? एक सिमुक आता है, एक सतकर्णी आता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी आता है, वशिष्ठ पुत्र आता है, और पुलमावी आता है, यज्ञ श्री सतकर्णी होता है। ठीक है, सतकर्णी ने अश्वमेध यज्ञ किया था 2 बार और राष्ट्रीय यज्ञ किया था 1 बार। साहित्यकार यहाँ पे थे, इनके टाइम पे साहित्यकार थे 2, एक था हाल और दूसरा थे गुणाध्याय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। बस वीडियो को ये क्या करना है, 2 या 3 बार आपको वीडियो को सुनना है। ठीक है, तो जब आप ये रिवीजन वीडियो आपका हो गई, ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करें, हम उन पॉइंट को डिस्कस करें जो इंपॉर्टेंट है। यानी बहुत सारी चीज़ों को आपको इन शॉर्ट में करना है। ठीक है, और एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हाल की अगर बात करें तो इनका जो है गाथा सप्तशतक थी, इनकी जो रचना थी या ग्रंथ थी। और गुणाध्याय की थी व्रत कथा। मुद्राएं कौन कौन सी यहाँ पे थी सातवाहन के टाइम पे? चांदी, तांबे, शीशा, पोटीन और कांचे की। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा थी वो भी सातवाहन वंश के शासकों ने स्टार्ट की थी। अगर इनकी भाषा की बात करें तो भाषा इनकी प्राकृतिक थी, और लिपि की बात करें तो लिपि इनकी ब्राह्मी थी। अगर इनका समाज की बात करें तो इनका समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक, यानी माता को ही श्रेष्ठ मानते थे। और इनकी जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ भी थी, कौन कौन सी? कार्ले का चैत्य हो गया, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण हो गया, और अमरावती कला का विकास। ये इनकी महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ थी, यानी जो स्थापना इन्होंने की थी महत्वपूर्ण, वो चीज़ है। इसके बाद भारत के यवन राज्य की बात करें तो यवन राज्य में हमारे 4 आते हैं। एक हिंदू यूनानी आता है, शक आता है, पल्लव आता है, कुषाण आता है। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो पॉइंट होंगे वही हम डिस्कस करेंगे। जैसे हिंदू यूनानी की बात करें सबसे पहले, तो हिंदू यूनानी में हमारा एक एंटियोकस प्रथम था। एंटियोकस प्रथम बोलेगा तो कौन था यहाँ पे? तो एंटियोकस प्रथम जो है वो थोड़ा सा वो था सेल्यूकस का उत्तराधिकारी। ठीक है, सेल्यूकस का उत्तराधिकारी। इसके बाद एंटियोकस सेकंड था। इसने इम्पोर्टेंट ये है कि इसने जो है इसके टाइम पे जो बहुत सारी जो प्रांत थे वो स्वतंत्र यहाँ पे हुए थे इनके टाइम पे, एंटियोकस सेकंड के टाइम पे। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, एक यहाँ पे है कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? वो था डियोडोटस फर्स्ट ने। ठीक है, ये भी थोड़ा पूछ लेता, तो डियोडोटस फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो राजाओं ने जो है बैक्टीरिया पर शासन किया था। उनका नाम जो है कौन-कौन से राजा थे जिन्होंने बैक्टीरिया पर शासन किया था? तो राजाओं के नाम यहाँ पे पूछ लेता है। एक तो डियोडोटस सेकंड हो गया, एक डियोडोटस फर्स्ट अभी हमने किया था, बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। एंटियोकस सेकंड हमने किया था, इसके टाइम पे अनेक प्रांत जो है वो स्वतंत्र हुए थे। और सेल्यूकस का उत्तराधिकारी था एंटियोकस प्रथम, ठीक है। तो एंटियोकस प्रथम ये रहा और एंटियोकस सेकंड के टाइम पे अनेक प्रांत स्वतंत्र हुए थे। और डियोडोटस जो प्रथम था उसके टाइम उसने क्या किया था? बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत सारे जो राजा थे जिन्होंने शासन किया था बैक्टीरिया पे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। डियोडोटस सेकंड हो गया, और यूथिथेमस हो गया, डेमेट्रियस हो गया, मिनेंडर हो गया और यूकेट्राइटस हो गया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था डेमेट्रियस ने, ठीक है। कब? 190 ईसा पूर्व में। और किस किस पे इसने अधिकार किया था? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर। उसके बाद राजधानी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी शाकल, ठीक है। राजधानी बनाई थी शाकल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि सबसे जो विख्यात शासक थे वो कौन थे इनमें? इनमें सबसे जो विख्यात थे वो थे मिनेंडर, और 165 से 145 ईसा पूर्व इनका शासन था। राजधानी की बात करें तो राजधानी इन्होंने शाकल को बनाई, यानी सियालकोट आप कह सकते हो। और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी मिनेंडर ने, किसने? किससे? नागसेन से। उसके बाद मिलिंद पन्नो इनकी जो ठीक है, मिलिंद पन्नो में क्या है, इसमें मिनेंडर के जो प्रश्न थे और नागसेन के उत्तर है। तो मिलिंद पन्नो किसके ऊपर है? मिनेंडर के प्रश्न, मिनेंडर और नागसेन के ऊपर। सबसे पहले सोने के सिक्के जो है भारत में जारी किए थे हिंदू यूनानियों ने, और यूनान की प्राचीन कला भी कह सकते हो हेलेनिस्टिक आर्ट। कौन सी आर्ट थी? कौन सी थी? हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है। उत्तम अगर बात करें उदाहरण जो है भारत में कला का, तो वो है गंधार कला। तो गांधार कला इनसे मैच होती थी ये वाली कला से, जो प्राचीन कला थी हेलेनिस्टिक आर्ट से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कुछ इंपॉर्टेंट, एक बार और देख लेते हैं हिंदू यूनानी में क्या इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन आता है एंटियोकस प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? तो सेल्यूकस का। एंटियोकस सेकंड के टाइम पे अनेक प्रांत जो है स्वतंत्र हुए थे, और बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? डियोडोटस प्रथम ने। कुछ राजा थे जिन्होंने बैक्टीरिया पर शासन किया, उनमें से इंपॉर्टेंट हम कर लेते हैं डियोडोटस सेकंड, मिनेंडर, यूकेट्राइटस, डेमिट्रियस। और भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था डेमिट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में, और अधिकार किया था उसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर। राजधानी उसने शाकल को बनाया। इसके बाद सबसे विख्यात शासक बात करेंगे इनमें, तो मिनेंडर था। इसका जो टाइम पीरियड है वो भी दिया है कि 165 से 145 ईसा पूर्व तक ये था। शाकल यानी राजधानी इसने बनाई थी, सियालकोट आप कह सकते हो। और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी मिनेंडर ने नागसेन से। मिलिंद पन्नो किसके ऊपर है? मिनेंडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदू यूनानियों ने, और यूनान की एक प्राचीन कला थी जो का नाम बोलेगा तो हेलेनिस्टिक आर्ट। और भारत में सेम उसी टाइप की एक कला थी जो यहाँ पे प्रचलित थी, वो थी गांधार कला। अब बात करते हैं शक। शक की बात करें तो शकों की 5 शाखाएं थी, और राजधानी थी इनकी अफगानिस्तान और भारत, ये दो जगह इनकी राजधानी थी। 5 शाखाएं थी और राजधानी यहाँ पे 2 जगह थी। पहली शाखा अफगानिस्तान थी, दूसरी शाखा पंजाब, ठीक है, और राजधानी थी तक्षशिला। तीसरी शाखा मथुरा थी, और चौथी शाखा बात करेंगे पश्चिमी भारत, और पांचवी शाखा उत्तरी ऊपरी दक्कन। प्रथम जो शक राजा था उसका नाम क्या था? मोह था, और ये कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। किसकी खोज में ये आए थे? चरागाह की खोज में ये आए हुए थे। शकों को पराजित किया था उज्जैन के राजा थे। कब? 58 ईसा पूर्व में। और उन्हें उपाधि दी गई थी कौन सी? विक्रमादित्य की। विक्रम संवत भी 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट होता है, और विक्रमादित्य की उपाधि पाने वाले कुल कितने राजा थे? तो टोटल 14 राजा। सबसे विख्यात कौन था इनमें? चंद्रगुप्त द्वितीय था। और सिक्के चलाए थे शकों ने, कौन से सिक्के? चांदी के सिक्के। सबसे प्रतापी शासक की अगर बात करें तो रुद्रदामन फर्स्ट था, जिसका शासन जो था वो 130 थे 150 ईसा पूर्व में था। सॉरी, ईस्वी था, नॉट ईसा पूर्व, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से ईस्वी स्टार्ट हो चुका है। जीरो, और इसी ने जो है सुदर्शन झील का क्या किया था? जीर्णोद्धार किया था। इसके बाद जो है किसका? रुद्रदामन जो है किसका प्रेमी था? संस्कृत का ही प्रेमी था। और इसके बाद जो है सबसे जो लंबा अभिलेख था संस्कृत में जारी किया था वो था गिरनार अभिलेख। और जो इससे पहले की जो अभिलेख थी उनकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। शक राजा अपने को क्या मानते थे? क्षत्रप मानते थे। तो ये था शक के बारे में। थोड़ा एक बार हम जल्दी से यहाँ पे एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। शकों की टोटल 5 शाखाएं थी, जिनमें राजधानी उनके अफगानिस्तान और पंजाब भारत में थी। अफगानिस्तान में पहली शाखा, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी मथुरा में, चौथी पश्चिमी भारत, पांचवी ऊपरी दक्कन। पहला शक राजा मोह था, और ये मध्य एशिया के थे, चरागाह की खोज में आए हुए थे। शकों को पराजित किया था उज्जैन के एक राजा थे 58 ईसा पूर्व में, तभी उनका नाम, उन्हें उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। और 58 ईसा पूर्व में ही हमारा विक्रम संवत स्टार्ट होता है। विक्रमादित्य की उपाधि पाने वाले टोटल राजा अगर बोलेगा तो 14 थे, और सबसे विख्यात उनमें था चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों ने सिक्के जारी किए थे चांदी के, और प्रतापी शासक इसमें था रुद्रदामन फर्स्ट। रुद्रदामन फर्स्ट की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 130 से 150 ईस्वी था, और इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। रुद्रदामन जो है वो संस्कृत प्रेमी था, और सबसे लंबा जो अभिलेख था वो जारी किया था संस्कृत में, वो था गिरनार अभिलेख। इससे पहले के अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और शक राजा अपने आप को क्षत्रप मानते थे।
ये था हमारा शकों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट। अब बात करते हैं कुषाण की, तो कुषाण देखो, इसके बाद पल्लव आते हैं। पल्लव के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था नहीं, तो पल्लव के बारे में आता नहीं है, तो पल्लव के बाद फिर आते हैं कुषाण। कुषाण जो है ये युची और तोखरी कहलाते थे। युची कबीला जो था वो 5 में बटा हुआ था। और अगर बात करते हैं तो संस्थापक जो है कौन थे कुषाण वंश के, तो वो थे कुजुल कन्फ्यूशियस, उनमें से एक था कुषाण, ठीक है। कुजुल कन्फ्यूशियस के संस्थापक थे। राजधानी इनकी 2 थी, एक पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। सबसे प्रतापी राजा की बात करेंगे तो सबसे प्रतापी राजा इनमें था कनिष्क। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि शक संवत भी यहाँ पे कनिष्क ने स्टार्ट किया था 78 ईस्वी में। और चौथी बौद्ध संगति भी कनिष्क के टाइम पे हुई थी, कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में। और अध्यक्ष कौन थे उसमें, वसुमित्र। अनुयायी कौन किसके अनुयायी थे, महायान संप्रदाय के, और उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं भी चलाई थी। और राजवेद इनका था एक चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। महाविवाह सूत्र के रचनाकार कौन थी, वसुमित्र। अच्छा, बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश था, ठीक है, विश्वकोश, वो भी वसुमित्र ने यहाँ पे, ठीक है, वो भी वसुमित्र की थी। राजकवि की बात करें तो अश्वघोष इनके राजकवि थे और इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। विभूति जो इनके दरबार में थी उनमें इंपॉर्टेंट है वसुमित्र, पाशव, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। और इनके बुक का नाम है माध्यमिक सूत्र। 102 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है कनिष्क की। और अंतिम शासक जो थे वो थे वासुदेव। कनिष्क के शासनकाल में एक शैली भी यहाँ पे प्रचलित थी जो थी गांधार शैली या मथुरा शैली, ठीक है। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण भी कुषाणों ने किया था। और रेशम बनाने की तकनीक का विकास जो है, अगर पूछेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो चीन से। तो ये था कुछ जो था कुषाण वंश के बारे में इंपॉर्टेंट। एक बार और रिविजन हम कर लेते हैं। तो कुषाण की बात करेंगे तो दो ये युची और तोखरी कहलाते थे। युची कबीला जो है 5 में बटा हुआ था, 5 में। तो संस्थापक थे कुजुल कन्फ्यूशियस, उनमें से एक था, ठीक है, कुषाण। तो कुजुल कन्फ्यूशियस उसके संस्थापक थे। और राजधानी जो है इनकी 2 थी, एक पहली पुरस्पुर और दूसरी मथुरा। सबसे प्रतापी इनमें कनिष्क था। 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत स्टार्ट किया था। और इन्हीं के टाइम पे चौथी बौद्ध संगति हुई कुंडलवन कश्मीर। और अध्यक्ष थे वसुमित्र। महायान संप्रदाय को ये मानने वाले थे। स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने चलाई थी। और इनका राजवेद भी था जीवक, सॉरी, राजवेद था चरक। और चरक संहिता की उसने रचना की थी। महाविवाह सूत्र के रचनाकार थे वसुमित्र। उसके बाद बौद्ध धर्म का विश्वकोश वसुमित्र की थी। राजकवि इनका सुघोष था और बुद्ध चरित्र उन्होंने रचना की थी। इनके दरबार में कुछ विभूति थे, वसुमित्र, पाशव, नागार्जुन। नागार्जुन जो है भरत आइंस्टीन इन्हें कहा जाता है। उनकी बुक का नाम है माध्यमिक सूत्र। 102 में कनिष्क की मृत्यु हो जाती है। और अंतिम शासक थे वासुदेव। कनिष्क के शासनकाल में एक शैली थी जो प्रचलित थी, 2 शैलियाँ, एक गांधार शैली और मथुरा शैली। तो यहाँ तक हमने किया था इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डाउट कंफ्यूज करने वाला ये टॉपिक था। हिंदू यूनानी हो गया, और शक हो गए, पल्लव हो गए, कुषाण हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे गुप्त साम्राज्य स्टार्ट होता है। गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो कौशाम्बी से माना जाता है। संस्थापक अगर बात करते हैं तो श्रीगुप्त, इनका टाइम पीरियड भी यहाँ पे दिया हुआ है 240 से 280 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी, उसके बाद आते हैं घतोज का, जिनका टाइम यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है 280 से 320 ईस्वी। गुप्त वंश का पहला महान शासक अगर बात करेंगे तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। 320 से 335 ईस्वी तक ये थे। और 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। इनका विवाह हुआ है कुमार देवी से, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। और इन्हें एक उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त प्रथम को, महाराज धीराज की। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त 380 ईस्वी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे गुप्त संवत भी स्टार्ट होता है 319 से 20 ईस्वी में। और समुद्रगुप्त गद्दी पे बैठते हैं 335 ईस्वी में, ठीक है। समुद्रगुप्त, ठीक है, गद्दी पर बैठते हैं। तो यहाँ पे एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है 380, ठीक है। ये थोड़ा सा, इसे थोड़ा यहाँ से काट देना, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से गलती से हो गया टाइप। 380 ईस्वी यहाँ पे जो लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के आगे, वो हो जाएगा गलत, ठीक है। 380 पे चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे, तो वो चीज़ है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो 380 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे थोड़ा सा आप काट लेना। अच्छा, आगे हम बात करते हैं गुप्त संवत 390 से 320 ईस्वी में। समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे 335 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या था, आर्यवर्त और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया था। आर्यवर्त के 9 शासक थे और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इनके दरबारी कवि का नाम है हरिसेन। और उपासक कौन थे, ये विष्णु के उपासक थे। उपाधि इन्हें मिली ये कि उपाधि जो दी गई थी समुद्रगुप्त को, वो दी गई थी अश्वमेध कर्ता की। और बात करेंगे तो किसके प्रेमी, संगीत प्रेमी ये थे। और क्योंकि कैसे पता चलता है, क्योंकि सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है।
उपाधि की अगर बात करेंगे तो विक्रमांक और कविराज की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, तो यहाँ पे 380 यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए है। और इनके टाइम पे यात्री आए थे फाहियान। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में सिक्के भी जारी यहाँ पे चलाए थे। कौन से? चांदी के सिक्के। उसके बाद आते हैं इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आते हैं गोविंद गुप्त या फिर कुमार गुप्त। 415 से 454 ईस्वी तक ये थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। और इनके बाद आते हैं स्कंदगुप्त जो कि 455 से 467 ईस्वी तक थे। अच्छा है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किया था गिरनार पर्वत पे। सौराष्ट्र के गवर्नर जो थे प्रणदत्त को इन्होंने नियुक्त किया था। और होड़ों का जो आक्रमण था वो भी स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था। अंतिम गुप्त शासक की बात करेंगे तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। बाकी इसके बाद इनके शासन में जो चीज़ें हैं वो भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। गुप्त काल में क्या क्या किसको क्या क्या यहाँ पे बोला जाता था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एक बार हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे यहाँ पे एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। ओके, गुप्त वंश के संस्थापक पूछते हैं तो श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त के बाद कौन आते हैं? घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच इसके बाद गुप्त वंश का पहला महान शासक की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ कुमार देवी से जो लिच्छवी राजकुमारी थे। महाराजा धीराज की ने उपाधि दी थी। और इनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट यह है कि इन्होंने 9 शासक जो आर्यवर्त के और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके दरबारी कवि का नाम है हरिसेन और ये विष्णु के उपासक थे और अश्वमेध कर्ता की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। और ये संगीत प्रेमी थे। ये पता चलता है कैसे क्योंकि इनके सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद 2 उपाधि और दी गई इन्हें, विक्रमांक और कविराज की उपाधि भी इन्हें मिली है। और इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी और फाहियान इनके टाइम पे आए थे यात्री। इसके बाद आता है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। इनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आते हैं गोविंद गुप्त या कुमार गुप्त। इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने नालंदा विद्यालय की स्थापना की थी। और इनके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सौराष्ट्र का गवर्नर प्रणदत्त को नियुक्त किया। होड़ों का आक्रमण यहाँ पे हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम पे ही। अंतिम गुप्त शासक की बात करेंगे तो वो थे कौन? विष्णुगुप्त। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके शासन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़, ठीक है। इकाई की बात करेंगे तो इसमें जो है जो बड़ी इकाई थी वो थी देश, ठीक है। बड़ी इकाई जो थी वो थी गोपना। गोपना यहाँ पे थी। उसके बाद भुक्ति थे। भुक्ति के ऊपरी हो गया विषय का विश्वति। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे, ठीक है, गुप्त साम्राज्य में ये था कि जो सबसे बड़ी इकाई थी वो थी देश, ठीक है। इसका जो देश, इसके जो शासक थे, इसके शासक को गोपना बोला जाता था। उसके बाद दूसरी थी भुक्ति, इसके शासक को ऊपरीक बोला जाता था। तीसरे थे विषय, विषय के शासक को विषयवती। जो पुलिस विभाग का जो अधिकारी था उसे वो दंडपाशिक बोलते थे। साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट या भाट, ठीक है। सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ग्राम का जो मुख्य था वो था ग्रामिक और अन्य सदस्य थे उन्हें मैतर बोला जाता था। ग्राम समूह की जो छोटी इकाई थी वो थी पेट। और उसके बाद भू राजस्व था 1/4 से 1/6 तक। वास्तु क्या था? वास्तु जो है वो बोला जाता था वास करने वाली जो भूमि होती है। सील बोलते थे उस भूमि को जो जोतने योग्य नहीं होती थी। और अपराध बोला जाता था ऐसी भूमि को जो जंगली भूमि होती थी। सिंचाई के लिए क्या यूज करते थे? रहट या घंटी यंत्र का। श्रेणी का जो प्रधान होता था उन्हें जेठक कहते थे, ज्येष्ठक। और सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो भी गुप्त राजाओं ने चलाई थी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र वो उज्जैन में थे। स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दीनार, गुप्त काल में। और जो कायस्थों का सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है वो है याज्ञवल्क्य स्मृति से। अच्छा, देवताओं को मनुष्य का मान चढ़ाते थे। कौन सी जाति थी वो? सबर जाति वाले लोग। पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से। जो वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं थी उन्हें वो गणिका बोला जाता था गुप्त काल में। और जो वृद्ध वैश्याएं थी उन्हें कोटनी बोला जाता था। अच्छा, गुप्त काल वह जो है ये अनुयायी थे वैष्णव धर्म के। राजचिन्ह इनका था गरुड़। और सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष अगर माने जाते हैं तो दशावतार मंदिर। नदी जो है कौन सी नदी के किनारे है? बेतवा नदी। अजंता गुफाएं जो है अगर बात करेंगे तो 29 और 6 29 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखो अजंता हो गया, इन सब के बारे में यहाँ पे क्या दिया जाता है गुप्त काल में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 29 जो है अजंता गुफाएं यहाँ पे थी। और अब जो है 6 ही यहाँ पे प्रेजेंट में है। और जो 6 और 16 और 17 जो थी गुफा नंबर, ठीक है, वो गुप्तकालीन की थी। और जो गुफा नंबर जो 17 है इसके चित्र को चित्रशाला कहा जाता था। बाकी वही है।
अजंता की जो गुफाएँ हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ये संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे जो है प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अगर बालेंगे आयुर्वेदाचार्य थे एक जो फ़ेमस थे, ठीक है? धन्वंतरी। और पंचतंत्र के यहाँ पे ये थे विष्णु शर्मा, ठीक है? इसके बाद आर्यभट्ट यहाँ पे इनका है सूर्य सिद्धांत और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ये चीज़ भी बताया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान में कुछ विद्वान और थे, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त और आदि थे, ठीक है? इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि इनकी राजकीय भाषा भी पूछता है गुप्तकाल की, तो प्राकृतिक थी, चांदी के सिक्कों को ही रुपये का बोलते थे। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई थी गुप्त काल में ही। मंदिर बनाने की जो कला का जन्म था वो भी गुप्त काल में ही हुआ था। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, ठीक है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है ये वंश है, मतलब आराम से आप समझ जाओगे इस वंश को, ठीक है? पुष्यभूति वर्धन वंश नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा हमारा रह जाएगा फिर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है? पल्लव वंश हो गया, ठीक है? छोटे छोटे वंश हैं जो कम टाइम में हो जाएंगे। राष्ट्रकूट वंश थोड़ा सा शुरू के 3-4 वंश थोड़ा सा टाइम लेने वाले, बाकी यहाँ पे चालुक्य वाले तक। उसके अलावा बाकी के वंश जो है हम जल्दी जल्दी यहाँ पे करेंगे, ताकि यहाँ पे एंशिएंट हमारा ख़त्म हो जाएगा अगली 2 वीडियो में, ठीक है? अगली वाली वीडियो में कोशिश करूँगा ख़त्म करने की, ठीक है? आपका एंशिएंट वाले पार्ट को। उसके बाद हमारा मध्यकालीन स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमारा मॉडर्न। तो हिस्ट्री को हम यहाँ पे जल्दी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से यहाँ पे कवर करने की। और ताकि इसके अलावा हमारा ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट हो, पॉलिटी स्टार्ट हो, और विविध वाला सेक्शन आपका आ जाएगा किसमें? स्टैटिक वाले पोर्शन में। और साइंस वाला सेक्शंस को भी हम